ठीक है, अपने पूरा स्टैंडर्ड छापा हुआ है किताब में, इटैलिक्स में ओरिजिनल स्टैंडर्ड है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीज़ कभी पढ़नी हुई टिक करानी हुई मैं आपको खुद करा दूंगा। अच्छा जी, फ्यूचर इवेंट्स। लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हुए फ्यूचर इवेंट को सामने रखें या ना रखें, यह हमारा आज का सवाल है पेज 324 पे। इस कॉन्सेप्ट का नाम है फ्यूचर इवेंट्स। आप मुख्तलिफ वैगने और कोचेस और रिक्शे वगैरह लेकर ज़िंदगी में पहली दफ़ा मीनार पाकिस्तान गए मॉडल टाउन से, तो आपका खर्चा आया मिसाल के तौर पे 300 रुपये। अब अगली दफ़ा आप जाने के लिए जो खर्चा अपने पास रखेंगे वो 300 नहीं रखेंगे, अब वो 250 रुपये आप रखेंगे, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस हो गया है। और अब आप उसको कहेंगे यार मुझे इस स्टॉप पे उतार देना, इस स्टॉप से अगर मैं ये वाला रिक्शा पकड़ लूं तो यहां से मेरा थोड़ा टाइम भी सेव हो जाएगा, यहां से मेरे पैसे भी सेव हो जाएंगे। वो तो पहली दफा था, वो रूट इतना था, मुझे पता ही नहीं था, मैं जिधर दिल चाहता था उधर जाता था। अब वो मैं उतरते उतरते पहुंचा, 300 रुपये लग गए। अब तो अल्लाह का शुक्र है मैं 250 रुपये में ईजिली आ जा सकता हूं, कोई मसला नहीं। अच्छा, मीनार पाकिस्तान जाना कोई ऑब्लिगेशन नहीं है आपकी, लेकिन मिसाल देने के लिए समझा रहा हूं। अच्छा, किसी ने आके बताया कि नहीं यार आपने तो पेपरों के बाद जाना है, अब तो हमने ये सुना है कि उस वक्त तक तो ऑरेंज ट्रेन ही शायद आ जाए पाकिस्तान में, तो अगर वो आ गई, कितना है इसका किराया, 40 रुपए, अगर वो आ गई फिर तो ना 300 ना 250, फिर तो मिसाल दे रहा हूं मैं, फिर तो डायरेक्ट 40 में आपने मीनार पाकिस्तान पहुंचना है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं। अरे फिर आपको क्या टेंशन है, बस फिर मजे करो। तो फिर आपके लिए किराया बड़ा बड़ा जबरदस्त किस्म का 40 है। अब स्टैंडर्ड कहते हैं माय डियर इट इज अ फ्यूचर इवेंट, पता नहीं आए ना आए ऑरेंज ट्रेन, ये तो फ्यूचर इवेंट है, तुम फ्यूचर इवेंट को आप सामने रख के लाइबिलिटी बुक करो, तो व्हाट डज इट मेक, क्या सेंस बन रही है आपको कि 250 रेंज करके रखें या 40 रुपए रेंज करके रखें? नहीं, स्टैंडर्ड कहते हैं यस यू कैन अरेंज 40 इफ यू कैन अरेंज 40, यू कैन अरेंज 40 अगर आपके पास मजबूत सबूत मौजूद है ऑरेंज ट्रेन आने का, फिर आप 40 रेंज कर लें। मजबूत सबूत आपके पास मौजूद है, ये कौन सा पैरा स्टैंडर्ड का 48। अगर आपके पास मजबूत सबूत है तो बट ठीक है, यू कैन अरेंज 40, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या मसला है। वो मजबूत सबूत तो यही होगा ना कि आपने जाना है 25 मार्च को पेपर देने के बाद, और अखबार में खबर आ गई है कि प्रेसिडेंट साहब ने अनाउंस कर दिया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस कर दिया है कि 1 मार्च से ओरिएंट ट्रेन लॉन्च हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे बड़ा और कौन सा एविडेंस है जब हुकूमत की तरफ से। अब ये ना कहिएगा हुकूमत बाद कहती कुछ हो रहा है करती कुछ हो रहा है, प्लीज़ बी रैशनल। तो हाँ, अगर आपको लग रहा है कि हुकूमत के उसमें है तो फिर ये एविडेंस नहीं है, लेकिन अगर आम तौर पे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या किसी की तरफ से आ जाए कि फ़लाँ दिन ये होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका यही चांस होता है कि होगा। तो अगर आपको एविडेंस मिल गया किसी चीज़ का तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह आप कर लें, फिर कोई मसला नहीं। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप लाइबिलिटी 250 पे ही रखें, लेकिन इन एनी केस स्टैंडर्ड कह रहे हैं 300 पे रखने की बुक लाइबिलिटी बुक ना करें, तो बोंगी है। अब आपका एक्सपीरियंस बढ़ गया है, तो एक्सपीरियंस की वजह से आप जो लोग आउट स्टेशन आते जाते रहते हैं उन्होंने भी देखा होगा, शायद शुरू में जब लाहौर आते जाते हैं उनका ज़्यादा खर्चा होता है, उन्होंने ऐसा बस ऐसा रूट प्लान डिज़ाइन कर लिया है कि खर्चा कम होता है, तो ठीक है खर्चा कम मेंटेन रखें, कोई मसला नहीं। तो बिला वजह लाइबिलिटी को बढ़ाने की भी जरूरत नहीं कि 300 पे रखें, और अगर एविडेंस मौजूद नहीं है तो फिर 40 पे लेके जाने की भी तुक नहीं है। फिर लाइबिलिटी को 250 पे मेंटेन रखना एक ज्यादा मुनासिब चीज है। जरा कोशिश करें, मुझे बता दें कि 10 लाख लाइबिलिटी है, 8 लाख लाइबिलिटी है, या 8 लाख माइनस 2 लाख 6 लाख लाइबिलिटी है। तसल्ली से ये सिनेरियो पढ़ें और मुझे जवाब बताएं। सॉल्यूशन मैंने छुपा दिया। फ्यूचर इवेंट इस सवाल में पहले ढूंढना है आपने, फ्यूचर इवेंट।
जिन बच्चों ने पढ़ लिया है उनको मैं चाह रहा था वो एक लफ्ज़ हाईलाइट कर लेते हैं, ये लफ्ज़ हाईलाइट, चांस इज नॉट अ सफिशिएंट ऑब्जेक्टिव एविडेंस, ये कोई सफिशिएंट ऑब्जेक्टिव एविडेंस नहीं है। अच्छा, ये हमारी डिस्कशन आज हो रही है रिलायबल एस्टीमेट पे। रिलायबल एस्टीमेट में कितनी ऑप्शंस हैं आपके पास? 3, 10 लाख, 8 लाख, 6 लाख। तो हमारी डिस्कशन किस पे हो रही है? रिलायबल एस्टीमेट। रिलायबल एस्टीमेट लगाना है हमने। ए कंपनी ओन्स अ नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्लांट्स, the company is presently obliged to dismantle one of these nuclear plants in 3-year time. Obliged की उसने नेचर नहीं बताई कि लीगल ऑब्लिगेशन है या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है, वो नेचर फिर कोई भी हो सकती है, बस प्रेजेंटली ऑब्लाइज्ड है, अल्हम्दुलिल्लाह ऑब्लिगेटिंग इवेंट हो गया है कि आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है। वैसे पिछली दफ़ा हमने जब न्यूक्लियर प्लांट डी इंस्टॉल किया था ना, तो मजदूरों ने 10 लाख मांगे थे, लेकिन कंपनी का ख्याल है कि अब जो हम प्लांट डिसमेंटल करेंगे ना, वो अगर वही टेक्नोलॉजी यूज़ की तो उसमें 8 लाख में कर लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अब हमारा तजर्बा बढ़ गया। अब हमारा तजर्बा बढ़ गया, जैसे तजर्बा बढ़ता रहे तो आपके पेपर में सवाल करने का टाइम कम होता रहता है उस टॉपिक का। देयर इज हाउएवर अ चांस दैट अ कंप्लीटली न्यू टेक्नोलॉजी मे बी अवेलेबल, कि कोई मशीनें आ जाएं, वो किराए पे मिलें, मजदूरों की जरूरत ना पड़े और वो चीज़ों को वैसे ही तोड़ तोड़ के डिसमेंटल कर दें और उसको स्क्रैप में हम बेच दें। ये एक चांस है, वैसे कहते हैं, वो सुनने में आ रहा है एक चांस ऐसा भी है। लेकिन फिर हमें फर्दर कॉस्ट सेविंग होगी 2 लाख की। फर्दर का मतलब है कि अब 8 लाख में से 2 लाख माइनस करना है, 10 लाख में से नहीं करना। फर्दर का मतलब ये है, फर्दर हमें 2 लाख सेव हो जाएगा। पहले कितना सेव हुआ है? लकीली पहले भी 2 लाख सेव हुआ है, 10 लाख की बजाय 8 लाख। लेकिन अब 8 लाख में से फर्दर 2 लाख सेव होगा और कितना खर्चा होगा? 6 लाख। तो पेपर में हम ये जवाब देके आएंगे। मैं आपको साथ साथ बता रहा हूं जो चीज़ें याद करनी है, फिर मेरे से कहिएगा ना अलग से कोई सफ़ा में बना के दे दें। फ्यूचर इवेंट्स दैट मे अफेक्ट द अमाउंट, अंग्रेजियों को आसान करें ना, क्या अंग्रेजियों के चक्कर में पड़े रहना पेपर में। फ्यूचर इवेंट्स दैट मे अफेक्ट द अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन shall be reflected अल्हम्दुलिल्लाह in the amount of provision। फ्यूचर इवेंट्स को रिफ्लेक्ट कर दें, कोई मसला नहीं, ऑरेंज ट्रेन समझ ले आनी है। where there is sufficient objective evidence that they will occur, दे से क्या मुराद है? फ्यूचर इवेंट। ये लाइन पहले लिख के आएंगे पेपर में। आई के अपने वो जिस तरह आई के अपने नीचे सोल्यूशन लिखा है उसको छोड़ें, ये लाइन पहले पेपर में लिख के आएंगे, उसके बाद मुझे बता दें आप क्या लिख के आएंगे। इन दिस केस, अंग्रेजी बनाने की कोशिश करें ना, इन दिस केस देयर इज ओनली आ, आगे से सवाल से ही उठाएं, दैट कंप्लीटली न्यू टेक्नोलॉजी मे बी अवेलेबल, बस रुक जाएं। देयरफॉर इट इज नॉट a sufficient objective evidence, so provision will not be recorded at 6 lakh, rather we will record the provision at 8 lakh। 8 लाख पे प्रोविजन रिकॉर्ड करें। छोटी सी वो बात आपने डालनी है तो डाल दें, इंस्टेड ऑफ 10 लाख, बिकॉज नाउ वी हैव इंक्रीज्ड एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस बढ़ गया, इसलिए मुनासिब है कि 8 लाख पे प्रोविजन कर लें। इसकी अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, पता नहीं, वो तो ज़री बात है, थोड़ी टेक्निकली होती है, हमारे जैसी नहीं होती। प्रोविजन रिफ्लेक्ट करेगी एक्सपेक्टेड फ्यूचर इवेंट विद सफिशिएंट ऑब्जेक्टिव एविडेंस दीज विल अकर। मेरे ख्याल से इसने पैरा 48 को आसान करके लिखे, ट्विस्ट मारा एकदम और बस पैरा 48 ख़त्म कर दिया। तो उसकी बजाय अगर आप ये याद कर लेंगे तो ये भी आसान है लाइन, ये तो मुझे ज़्यादा आसान लग रही है। अच्छा, तो खाली अगर ये याद कर लें उसकी जगह तो ये कर लीजिएगा, अगर वो मुश्किल लग रही है इंग्लिश, ये ज़रा इंग्लिश आसान करके लिखी हुई है यहाँ। Since the company has had experience in dismantling plants, it is argued that expected cost saving through this experience is reasonably expected to occur। अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाख की बचत तो हो जानी है 8 लाख तक पहुंचने के लिए। The cost saving expected as a result of possible introduction of completely new technology are outside the control of company and should not be considered unless the company has sufficient objective evidence that this technology will be available। This provision shall be made at 8 lakh। थोड़ा सा बिट अजीब सा लिखा है उसने, तो चांस का उसने लफ्ज़ नहीं लिखा, लेकिन उसने ये लिख दिया ना कि सफिशिएंट ऑब्जेक्टिव एविडेंस अगर हो तो ये कर लें, वरना नहीं है। चांस की जगह उसने पॉसिबल इंट्रोडक्शन टाइप के लफ्ज़ लिख दिया।
लेकिन आप लोग चांस का लफ्ज़ लिखें, हमने तो सवाल से उठाएं, साथ वाले को भी उठाएं और सवाल से अंग्रेजी उठाएं, ये दो काम साथ साथ करें। अच्छा जी, अगला एक मसला, अगला प्रॉब्लम ये है जो बड़ा नेचुरल सा एक सवाल है कि आपने सोचा है कि मैं प्लांट डी इंस्टॉल करूंगा मजदूरों को पैसे देकर, तो मजदूरों को मैंने पैसे देने हैं 10 लाख, और जो प्लांट का स्क्रैप होगा वो बिक जाएगा 3 लाख में। तो मजदूरों को देने हैं 10 लाख, प्लांट का स्क्रैप बिकेगा 3 लाख, तो 10 लाख माइनस 3 लाख, 7 लाख नेट मजदूरों को पेमेंट करनी पड़ेगी। 3 लाख उधर से पकड़ के दे दूंगा, 7 लाख अपनी जेब से दूंगा। तो सवाल यह है कि शुड आई नेट दीज टू फिगर्स, तो जवाब है नो, बिकॉज ये जो 3 लाख है ये लायबिलिटी से नेट नहीं होगा, ये 3 लाख डिस्पोजल अकाउंट में एज अ कैश जाएगा, जिसको IAS 16 डील करता है, और दूसरी तरफ प्लांट की बुक वैल्यू आएगी और गेन लॉस निकल आएगा। तो प्रोविजन को किसी अमाउंट के बदले जो आना है उससे नेट करने की इजाजत नहीं। सो इसका नाम उसको एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ एसेट रखना पड़ा। एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ एसेट, ये अच्छा नाम नहीं है, नीचे हेडिंग से पता चल रहा है, गेन फ्रॉम एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ एसेट shall not be taken into account in measuring a provision। पहले जरा एग्जांपल पढ़ें। न्यू लेजिस्लेशन मीन्स दैट, लीगल ऑब्लिगेशन है, न्यू लेजिस्लेशन मीन्स दैट अंडू लिमिटेड मस्ट डिसमेंटल इट्स प्लांट इन अ year's टाइम। 1 साल के अंदर अंदर तुमने प्लांट को डिसमेंटल कर देना है। Deinstall, the deinstallation is estimated at 3 lakh, but Undo also expects to earn income from sale of scrap metal of 1 lakh। लेकिन हमें लग रहा है कि स्क्रैप मेटल को बेचने से 1 लाख आ जाएगा, तो डीइंस्टॉल कितने का होगा? 3 लाख का। मेटल को बेच के कितने बचेंगे? 1 लाख। द इफेक्ट्स ऑफ डिस्काउंटिंग आर इमटेरियल। असल में ये साल बाद खर्चा होता है, तो उसको हम डिस्काउंट किया करेंगे। कहता है डिस्काउंट रेट इमटेरियल है, इसलिए छोड़ो। पास द जनरल एंट्री, मैंने आपको बता दिया था ये ऐसी प्रोविजन है जिसको आपने ग्रॉस पे रिकॉर्ड करना है, अभी बताया है, जिसको आपने ग्रॉस पे रिकॉर्ड करना है, नेट पे रिकॉर्ड नहीं करना। तो इसलिए 1 लाख को इग्नोर करें, और ये वाहिद प्रोविजन है पूरे सिलेबस में जो एक्सपेंस में नहीं जाती, जो एसेट की कॉस्ट में ऐड होती है खरीदते ही, लेकिन ये एक्सपेक्टेड ही होती है, फिक्स अमाउंट तो किसी को नहीं पता होती। बल्कि हम आने वाले दिनों में इसकी पीवी भी लिया करेंगे। ये तो पूरा टॉपिक है, 1-2 दिन लगेंगे इस पर। पीवी लिया करेंगे, फिर उसको अनडिस्काउंट अनवाइंड किया करेंगे। तो बोलें गेन ऑन एक्सपेक्टेड डिस्पोज हो गया या होगा? होगा 1 साल बाद। गेन ऑन एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ shall not be taken into account in measuring a provision। गेन ऑन एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ एसेट आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन मेजरिंग अ प्रोविजन। यहां तक तो वो बात उसने रिपीट की, आगे लॉजिक लिखी। इवन इफ एक्सपेक्टेड डिस्पोजल इज क्लोजली लिंक्ड टू इवेंट गिविंग राइज टू प्रोविजन। बस अगली बात याद कर लीजिएगा। इंस्टेड एन एंटिटी रिकॉर्डेड गेन ऑन डिस्पोजल एट द टाइम स्पेसिफाइड बाय स्टैंडर्ड, दैट इज IAS 16 डीलिंग विद द एसेट कंसर्न। इस 1 लाख की डिस्कशन कहते हैं IAS 37 में नहीं होगी, इसकी डिस्कशन कहां होगी? IAS 16 में। अब ये याद करना है और ये याद करना है। हाँ, कोई जमाना होता था स्टैंडर्ड लेके जाने की इजाजत होती थी, तो लिखवाया जाता था ये पढ़ लेना जाके स्टैंडर्ड से। चलें जी, याद करें जरा जल्दी से। गेन फ्रॉम expected disposal of asset shall not be considered in measuring a provision। अब कितनी अंग्रेजियां याद करेंगे हम, आसान कर ले अपने लिए।
इंस्टेड फिर क्या करें, फिर लाख का क्या करें, एन एंटिटी रिकॉर्ड गेन, एन एंटिटी on expected disposal of asset at the time specified by the standard dealing with the asset. ये सबसे मेन पेज हमारा आ गया स्टैंडर्ड का। हमारी कंपनी के खिलाफ केस हुआ, अब हम क्या फील करेंगे, और अगर हम केस कर दें किसी के खिलाफ, वो फिर अभी डिस्कस नहीं कर रहा मैं, हमारी कंपनी के खिलाफ केस हुआ, अगर ये सिनेरियो है तो जर्नल एंट्री कर दें, अगर ये सिनेरियो है तो यूज़र को कहानी लिख के बता दें, जर्नल एंट्री ना करें, और अगर ये सिनेरियो है तो फिर ऐसी सूरत के अंदर जो है वो आप ना जर्नल एंट्री करें और ना यूज़र को बताएं। असल में यूज़र बिला वजह परेशान हो जाता है। अब मोटी मोटी सी बात यह है, अगर लॉयर कह रहा है केस हारने का चांस ज़्यादा है तो जर्नल एंट्री कर दें, अगर लॉयर कह रहा है कि केस हारने का चांस कम है तो आप डिस्क्लोज कर दें, और अगर लॉयर कह रहा है कि केस नहीं हारेंगे आप इंशाल्लाह, तो फिर ऐसे बिला वजह एंट्री करना या यूज़र को लिख के बताना, यूज़र भी परेशान होंगे, पता नहीं यार क्या मसले मसाइल चल रहे हैं कंपनी में, तो फिर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और ज़िंदगी में भी कई दफ़ा ऐसा होता है, कुछ आप कर जाते हैं, जाते जाते किसी का मोटरसाइकिल हिट कर गए, कुछ कर गए, अगला मुस्कुरा के चला गया, बहुत ही हाई लेवल का बंदा था, वो मुस्कुरा के चला गया। अब आपको पता है कि उसने आपके खिलाफ केस नहीं करना, बस ठीक है आपके पे लाइबिलिटी है, लेकिन क्या रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है, वो लाइबिलिटी है ही नहीं, तो क्योंकि आपको लग रहा है इस बंदे ने क्या कहना है मुझे, ठीक है। तो वज़ीर आज़म की गाड़ी का बम्पर आपने तोड़ दिया और वज़ीर आज़म निकला, स्माइल किया, यार आइंदा ध्यान से चलाना, और निकल गया। अब ठीक है, ठीक है, क्या अब आपने जुल्म तो कर दिया, पास्ट इवेंट हो गया है, लेकिन ऑब्वियसली अब क्या करें, रिलैक्स हो जाए, कोई मसला नहीं, क्या है। ओके, अच्छा जी, लाइबिलिटी साइड, हमारे खिलाफ केस हो गया। मिसाल के तौर पर एम्प्लॉयज़ ने केस कर दिया होंडा के ओनर्स के खिलाफ कि फैक्ट्री के अंदर आग लग गई है, या कस्टमर्स ने होंडा के खिलाफ केस कर दिया कि सारी गाड़ियों के जो इंजन हैं वो एक एक करके ख़राब हो रहे हैं, तो कोई भी हमारे खिलाफ केस कर सकता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम कल पढ़ चुके हैं। 3 बातें हों, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू अ प्रोबेबल आउटफ्लो और रिलायबल पास जर्नल एंट्री। इसमें डिस्क्लोज भी करते हैं, डिस्क्लोज का मतलब होता है थोड़ी सी अंग्रेजी लिख के बता दो कि कहानी क्या चल रही है, लेकिन जर्नल एंट्री कर दें आप। देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू अ पास्ट इवेंट। प्रोबेबल आउटफ्लो का क्या मतलब है, मोर देन 50%। ये थोड़ा सा मजे की इंग्लिश है, ये पढ़ें, मोर लाइकली देन नॉट, होने का चांस ना होने की बनिस्बत ज्यादा है। मोर लाइकली भी लफ्ज काफी था, लेकिन कभी कभी वो देन नॉट का लफ्ज आगे डाल देता है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो देन नॉट का लफ्ज से क्या फर्क पड़ता है, होने का चांस ना होने की बनिस्बत ज्यादा है, मोर लाइकली देन नॉट, इसका मतलब प्रोबेबल हुआ करेगा। असल में प्रोबेबल का मतलब होता है हाई चांस है, ठीक है। तो जैसे टीचर कहते हैं इट इज अ प्रोबेबिलिटी, इट इज वेरी मच प्रोबेबल कि कल मैं छुट्टी करूंगा, तो मींस के ज्यादा चांस है, कहता नहीं है टीचर, लेकिन अच्छा, और रिलायबल एस्टीमेट, डन। लेकिन अगर ये दोनों बातें तो पूरी हो रही हैं, लेकिन अंदाजा नहीं लग पा रहा अमाउंट का, क्योंकि केस ही ऐसी नेचर का है कि पाकिस्तान में पहले कभी हुआ नहीं, और केस अब उसका अंदाजा नहीं लग पा रहा, फिर मजबूरन कैसे मैं जर्नल एंट्री करूं, मुझे अमाउंट ही नहीं पता। तो फिर इस
प्रोबेबल वाले सिनेरियो को यहीं डालना पड़ेगा, लेकिन इसको अब मजबूरी में जनरल एंट्री नहीं करेंगे, सिर्फ कहानी सुना के आएंगे यूजर्स को। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू अ प्रोबेबल नो रिलायबल, असूली तौर पे एंट्री बन रही थी लेकिन अमाउंट नहीं पता चल रही, कोई वन ऑफ इवेंट हो गया, आपने जाते हुए किसी का सैटेलाइट जो है वो उसकी वो जो पतंग की डोरी डाल के खींच लिया, तो अब वो आपने बोंगी मारी है। अब लॉयर कहते हैं ठीक है केस तो हारेंगे, ऐसा बुरा हारेंगे, आपकी सोच है। अब ये नहीं पता कि आपने 6 अरब रुपए देने हैं या 10 अरब रुपए देने हैं या 15 अरब रुपए देने हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। तो अब आप यूजर को बता दें सारी कहानी क्या क्या हुई है, कौन सी बोंगी मारी है। तो सैटेलाइट पूरा गिरा दिया आपने उसका। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, इसका नाम क्या रखेंगे? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। लेकिन ये लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं होती, ये क्या होती है? सिर्फ डिस्क्लोज। शायद आपको 2-3 दिन पहले IS 28 के एक सवाल में मैंने बताया था कि कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज की हुई है सब्सिडरी ने अपनी किताबों में। तो मैंने कहा था डिस्क्लोज का मतलब मैं आपको बताऊंगा, एंट्री नहीं हुई भी, वो सिर्फ कहानी लिख के यूजर को बताई हुई है कि अंदाजा इतनी अमाउंट का है, लेकिन वो अमाउंट का भी निहायत ही तुक्के वाली अमाउंट है। कई दफा लोग अमाउंट का अंदाजा लगा लेते हैं लेकिन वो तुक्के वाली अमाउंट होती है, वो रिलायबल अमाउंट नहीं होती, इसलिए हम एंट्री नहीं करते, रिस्क नहीं लेते एंट्री करने का। और अगर ये प्रोबेबल पॉसिबल में बदल जाए तो फिर तो आप वैसे ही रिलैक्स हो जाएं, आपको जनरल एंट्री करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप केस हारने का चांस 50% से कम है। नहीं ज्यादा तो इत्थे आएगा ना, बी अटेंटिव, ज्यादा तो इत्थे आएगा ना, तो घट है तो इत्थे आएगा। तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन, पॉसिबल या प्रोबेबल? सो इट वाज प्रोबेबल, बस 2 चीजें हाईलाइट, एंड इट इज पॉसिबल। 5 to 50%। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 50 के लिए ये रूल है, 51 के लिए ये रूल है। स्टैंडर्ड ने प्रोबेबल और पॉसिबल के लफ्ज यूज किए हैं, वो हम अपने समझने के लिए ये परसेंटेज यूज कर रहे हैं। पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, मिसाल के तौर पर किसी ने कॉलेज वालों के खिलाफ जो है, वो हमसायों ने कॉलेज वालों के खिलाफ केस कर दिया कि आपके कॉलेज के बच्चे छत पे खड़े हुए थे, तुमको शर्म ना आवे? मिसाल दे रहा हूं। तो अब लॉयर ने कहा कि ये तो अब पूरी दुनिया में चलता, लेकिन ये चलना नहीं चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह आप तो माशाल्लाह समझदार लोग हैं। लॉयर ने कहा कुछ होगा नहीं, परेशान ना हो, 20-30% चांस है वैसे आप केस हार जाएं, लेकिन कहाँ हारना है, बहुत चांस है लेकिन बहुत कम है। बिल्कुल नई वाली बात नहीं उसने की, बहुत कम है, तो फिर हो तो सकता है फिर। So this is a possible obligation. It will be confirmed by a future event. तो हाँ एक्सेलेंट, फ्यूचर इवेंट नहीं, जज तो नहीं कराए जाते पाकिस्तान में, लॉयर कराए जाते हैं। तो जज बताएगा बाय फ्यूचर इवेंट, नॉट इन द कंट्रोल ऑफ एंटिटी। जज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंट्रोल में नहीं होते, वो तो उसने माने आगे। नॉट इन द कंट्रोल ऑफ एंटिटी, जज तो हमारे कंट्रोल में नहीं, वो तो मुनसिफाना फैसला करेगा। तो ऐसी सूरत में नहीं, तो बच्चों की वजह से हंस रहा था। ऐसी सूरत में डिस्क्लोज करें कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, डिस्क्लोज करें, रिकॉर्ड करें। बोलें प्रोविजन रिकॉर्ड की जाती है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज की जाती है। बोलें, बोल दिया, थोड़े आगे चलें। प्रोविजन रिकॉर्ड की जाती है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज की जाती है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हाईलाइट कर लें। रिमोट से देने का चांस, आउटफ्लो इज रिमोट, ठीक है, आउटफ्लो इज रिमोट। 2-3 बच्चे चले गए कोर्ट में के टेस्ट, उन्होंने कहा था सुबह 8 बजे अवेलेबल हो जाएगा टेस्ट रूम में, लेकिन जब मैं गया तो 8:30 बज चुके हुए थे, उस वक्त तक टेस्ट नहीं अवेलेबल था। अब वो कोर्ट में चले गए। अब लॉयर ने कहा कोई नहीं यार, बच्चों को इधर उधर समझा लेंगे, तुम लोग छोड़ो करे। तो कोई चांस नहीं है केस को सारने का। बच्चा भी ऐसे वेला बैठा होता था, कोर्ट चला गया, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कॉलेज वालों। आउटफ्लो इज रिमोट, ओके। अच्छा भाई, एसेट साइड पे ना जरा जल्दी एसेट बुक नहीं करने, क्योंकि एसेट में तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आएगा,
इतनी जल्दी एसेट बुक नहीं करने। लाइबिलिटीज तो हमने बुक कर ली हैं, लेकिन एसेट ऐसे बुक नहीं करने। एसेट में थोड़ी एहतियात करनी है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। एसेट साइड, हमारी कंपनी ने केस किया, हमारी कंपनी ने केस किया किसी के खिलाफ। इनफ्लो इज वर्चुअली सर्टन, इनफ्लो इज वर्चुअली सर्टन। कॉलेज वालों ने ग्री एसी वालों के खिलाफ केस कर दिया कि ये एसी है और गर्म हवा दे रहा, हमने 16 पे रखा हुआ फिर भी गर्म हवा दे रहा। 2-3 कमरों में ऐसा पता चला, और बच्चे के कपड़े देखे वो भी फुल गर्म हुए हुए थे। कहाँ से गर्म हवा निकाल रहा है ये एसी, क्या कर रहा है? तो कॉलेज वालों ने ग्री वालों के खिलाफ केस कर दिया। वर्चुअली सर्टन की मिसालें देता हूं। वर्चुअली सर्टन का मतलब यह है कि या तो ग्री एसी वालों की ईमेल आ जाए कि हमने मान लिया, हम आपको पैसे देते हैं, या अगर आपने इस एसेट की इंश्योरेंस कराई है तो इंश्योरेंस कंपनी वाले मान जाएं, या जज का आपके हक में फैसला आ जाए लेकिन अभी पैसे ना मिले हों, तो आप रिसीवेबल बुक कर लें, एंट्री कर लें, रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट, क्योंकि अब अगले से आपको पैसे आने हैं। अब एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट नहीं, एंट्री उल्टी कर दें, एंट्री उल्टी करनी है और कुछ नहीं करना, मैं कह रहा हूं एंट्री उल्टी कर दें, रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट। लेकिन 95% से ज्यादा, ऑलमोस्ट ये 100% ही होता है। मतलब ये कि इंश्योरेंस कंपनी ने वादा कर लिया है, एग्रीड, कि मैं आपको दे दूंगी, या कंपनी ने एग्रीमेंट कर लिया फाइनल इंश्योरेंस कंपनी से, या ग्री एसी वाले मान गए हैं, या जज ने हमारी फेवर में फैसला सुना दिया है, तब एसेट बुक करें। लॉयर कसम भी खा दे, इसमें नहीं खानी चाहिए जिंदगी में, लेकिन लॉयर ने कसम खा के, मैं कसम खा के कहता हूं 100% चांस है कि तुम केस जीतोगे। हमने कहा 100% पे चांस क्यों बोला? कहते वो अलग बात है, लेकिन 100% चांस है कि तुम केस जीतोगे। भाई लॉयर की बात नहीं माननी। फिर आप कह रहे हैं सर 100% नहीं, 100% किस मानी में है वो थीम समझने की कोशिश करें। मोर देन 95% का चांस है कि बस पैसे मिलना यकीनी हो गया है। लॉयर के मुंह से 100% भी निकल जाए तो उसको हमने 100% नहीं मानना। तो इसलिए कोई बंदा जितनी मर्जी गारंटियां दे दे आपको, मैं अगले से पैसे निकलवा दूंगा, जब तक आप अगले के मुंह से ना सुन लें कि पैसे मिलने हैं, तो आप अगले की गारंटियों को कहते हैं छोड़ परे, अगले को ना ले। तो इसलिए इसमें स्टैंडर्ड की थीम ये है कि अगला मान जाए तो एसेट बुक करें, अगला मानना ही नहीं तो फिर कौन सा एसेट है। अच्छा, अब अगर यहां 550 से 95% चांस है पैसे मिलने का, यानी लॉयर से आपने पूछा, उसने कहा केस जीत जाएंगे, इसको भी मैं 50 से 95 भी कहूंगा, लॉयर की बात नहीं माननी, केस जीत जाएंगे, या लॉयर ने कहा 70-80% चांस है केस जीत जाएंगे। तो लॉयर ने अगर आके स्टेटमेंट दिया कि केस जीत जाएंगे, तो अब आप अल्हम्दुलिल्लाह केस जीत नहीं, ये बात नहीं कि जीत जाएंगे, अब हो सकता है जीते, हो सकता है, लेकिन हाई चांस है जीतने का अल्हम्दुलिल्लाह। सो वेरी वेरी हाई चांस। थोड़ी देर पहले हमने हाई चांस की जनरल एंट्री की थी, अब हाई चांस का नाम इधर कॉन्टिंजेंट एसेट है, उधर लो चांस का नाम कंटिंजेंट लायबिलिटी था। रशीद गेम सही ऑन हो गई है, सेट से हट जाऊं। उधर लो चांस का नाम कंटिंजेंट लायबिलिटी था क्योंकि वो लायबिलिटी साइड थी, इधर हाई चांस का नाम कंटिंजेंट एसेट है। इसको प्लीज रिकॉर्ड ना कीजिएगा, रिकॉर्ड नहीं करना, सिर्फ क्या करना है। लॉयर ने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह केस जीतेंगे, अल्लाह का शुक्र है, कई सालों से मैं से केस लड़ रहा हूं, आप केस जीतेंगे, और वह जीतेंगे तो देखी जाएगी, फिलहाल आप यूजर को लिख के बता दें। ऐसे रिसीवेबल बुक कर लिया, कल रिसीव ना हुआ तो यूजर ने लड़ना है। और इस एंट्री का तो इतना भयानक नुकसान होता है कि ये एंट्री करने की वजह से प्रॉफिट बढ़ जाता है और आप डिविडेंड भी बांट जाते हैं, बाद में पैसे आते नहीं। तो इसलिए ये एंट्री बहुत ध्यान से करनी है, या तो अगला ईमेल कर दे, या जज कह दे, या इंश्योरेंस कंपनी कह दे। आपको इनसे गारंटी मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज किसी का
किसी और बंदे का कह देना कि आप केस जीत जाएंगे, तो ये क्या बात हुई। और अगर अब इन दोनों को उठा के हमने एक ही में डालने लगे हैं ऊपर, लो चांस और नो चांस, बोले लो चांस और नो चांस, इन दोनों को उठा के एक ही में डालने लगे हैं। लो चांस और लॉयर के 30-40% चांस है केस जीतने का, बहुत कम चांस है, या लॉयर के चांस ही नहीं केस जीतने का, हाँ पर केस जीतो। यार नहीं, इस तरह ना कहा करें, शक्ल देखिए अपनी, इस तरह की बातें प्लीज ना किया करें जिंदगी। ये फिक्रा ऐड कर लें, शक्ल देखिए अपनी, ये फिक्रा जिंदगी में बोलना। ऑब्वियसली आप लोग नहीं बोलेंगे, छोड़े भाई, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपसे एक्सपेक्टेड ही नहीं ऐसी चीज। ओके, तो लो चांस आर, किसी को सिखाने के लिए लिखना तो लिख लें, लो चांस आर नो चांस। तो ऐसी सूरत में डू नथिंग मींस नो एंट्री एंड नो डिस्क्लोजर। चलें जी, अब मैं आपको 3 मिनट की ब्रेक दे रहा हूं। एग्जाम्पल 5 को तसल्ली से पढ़ लें और पहले ये देखें कि हमने केस किया या हमारे खिलाफ हुआ है, और फिर मुझे बता दें क्या करना है। जल्दी से सॉल्यूशन पे साथ वाले का हाथ रख दें। नहीं होना। जनरल एंट्री भी कोई करनी है इसमें या नहीं? नहीं, रिक्वायरमेंट में तो नहीं करनी, लेकिन वैसे मैं बिजनेस के एतबार से पूछ रहा हूं कि इसकी जनरल एंट्री भी करनी है या नहीं करनी है। एग्जाम्पल 5, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू जामिल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। साल खत्म होने से 10 दिन पहले हमने दावा किया। आप बता दें, हमने किसी के खिलाफ केस किया या किसी ने हमारे खिलाफ? तो ये उर्दू वाला फिक्रा बनेगा, हमारी कंपनी ने केस किया। हमारी कंपनी ने केस किया जिसमें हमने मुंह खोल के कितना मांगा? 10 मिलियन।
10 मिलियन का क्लेम है जी। अच्छा, विद वन ऑफ इट्स वेंडर, होंडा एटलस कार के लिए अगर मैं बात करूं तो वेंडर होगा जनरल टायर, जिसने टायर दिए हैं। विद वन ऑफ इट्स वेंडर फॉर सप्लाई ऑफ घटिया क्वालिटी के टायर, जैसे ही उस टायर पे कस्टमर निकला गाड़ी बैठ गई। बाद में पता चला कस्टमर मोता नहीं था, टायरों में मसला था। ऑन यकम फरवरी, अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करें, ऐसा ना हो कि गाड़ी आपको दूर से देख के डरे फिर आ गया बैंड। ऑन यकम फरवरी 2015, यकम फरवरी 2015 को ये ना IAS 10 है। IAS 10 बताएगा कि अगर हमारे साल के बाद, तसल्ली से सुने क्योंकि ये इसने IAS 10 ने भी आना है। IAS 10 बताएगा कि हमारे साल खत्म होने के बाद भी अगर कोई बात हमारे साल के बारे में पता चल जाए तो उसको भी कंसिडर कर लो, अगर अभी तक आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डायरेक्टर से साइन नहीं करवाई। तो आमतौर पे 2-3 महीने लग जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट डायरेक्टर से साइन कराते हुए, इसलिए फिलहाल ये डेट बेशक आप इग्नोर कर दें, मेरी नज़र में ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट IAS 10 जब हम मिला के पढ़ेंगे तब ये डेट भी मैं बताऊंगा। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया, पता नहीं शायद आपने ऑडिट में भी पढ़ा हो। तो अगर आपने अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, असल में प्रैक्टिकली स्पीकिंग बताऊं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनलाइज होते होते 2-3 महीने लग जाते हैं, तो उसमें जो जो डाटा भी हमारे साल के बारे में पता चले उससे बिल्कुल कंसिडर करें, ऐसी क्या बात है। ऑन यकम फरवरी 15, वेंडर एग्रीड टू एडजस्ट 6 मिलियन अगेंस्ट फ्यूचर परचेज। ठीक है, फ्यूचर में जब मैं टायर खरीदने जाऊंगा तो वो कहते हैं मैं तुम्हें 60 लाख रुपए छोड़ दूंगा जो भी तुम टायर खरीदने आओ, क्योंकि पिछले टायर्स में मैं मसला मानता हूं। तो आई एग्री, मैं बाहर के मुल्क गया हुआ था और जो मेरे एम्प्लॉयज़ थे पीछे से उन्होंने 2 नंबरी की, गलत टायर बन गए, मेरी गलती है यार, सॉरी, आइंदा इंशाल्लाह मैं एहतियात भी करूंगा और 60 लाख रुपए इंशाल्लाह तुम्हें दे दूंगा, कोई मसला नहीं। तो 6 मिलियन को मैं डालूंगा वर्चुअली सर्टन में। लॉजिक में लिख के आऊंगा सवाल में से, ये लॉजिक में लिख के आऊंगा। आई कैप इस लाइन को ढूंढेगा मेरी, वेंडर एग्रीड अगेंस्ट फ्यूचर परचेजेस। फ्यूचर परचेजेस में एडजस्ट करें जो मर्जी करें, एंट्री तो यही होगी मेरी, रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट। और जब फ्यूचर में लकीली मैंने अगर टायर ही 6 मिलियन के खरीदे तो फ्यूचर में मैं फिर परचेजेस डेबिट करके पैसे नहीं दूंगा, रिसीवेबल क्रेडिट। ये तो छोड़ें, ये स्टैंडर्ड की एंट्री नहीं है, चक्रों में क्या पढ़ना। फॉर रिमेनिंग क्लेम 4, ये तो उससे साथ साथ करना पड़ेगा ना, इतनी अकल तो होनी चाहिए। फॉर रिमेनिंग क्लेम अमाउंट, जो बकाया मैंने उससे 40 लाख मांगे हैं, 1 करोड़ मैंने उससे टोटल मांगा था, उसमें से 60 लाख उसने मुझे देने का वादा कर लिया है और बाकी 40 लाख रुपया आई टुक अप मैटर विद द वेंडर अब्बू, मैं उसकी पेरेंट कंपनी के पास चला गया। असल में केस शायद यूफोन के साथ चल रहा है और मैं चला PTCL के पास गया हूं कि यार खुदा के लिए कुछ करो। एंड इट इज प्रोबेबल, इट इज प्रोबेबल, अल्हम्दुलिल्लाह हाई चांस है कि PTCL भी मुझे मायूस नहीं करेगा। वो कितने % दे देगा? नहीं 70% टोटल का नहीं, वो तो 100 से भी बढ़ जाना है, 70% ऑफ रिमेनिंग 2.8 वुड बी रिकवर्ड। बाकी कितना बच गया इसके बारे में मैं बात कर लेता हूं, लिख के आने लिखाइएगा, इसके बारे में नहीं भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ये 1.2 इन एनी केस यहां पे चले जाना है, ठीक है, क्योंकि वेंडर ने लिफ्ट करा दी है मुझे 6 मिलियन की और उसके अब्बू ने उम्मीद दिलवा दी है, लिफ्ट नहीं कराई उन्होंने उम्मीद दिलवा दी है, और बाकी तो जाहिर बात है मुझे किसने देना है, मेरे कोई सक्के तो नहीं सारे के, बाकी मुझे दे देंगे, बाकी तो मुझे किसी से भी नहीं मिलना, तो बाकी को मैं रिमोट ही कहूँगा। पॉसिबल कहना हो आप पॉसिबल कह दीजिएगा, मैं मेरे ख्याल से रिमोट कहूँगा, बाकी तो किसी ने नहीं देना मुझे, तो बाकी तो फारिग हैं, बस आंखें खोल के क्लास लेनी होती है किसी तरह। ये आजकल यंग जनरेशन ज़रा इंश्योर कर ले, बस बहुत बड़ा चैलेंज है ये। चलें जी, लिखना शुरू करें सोल्यूशन। सर ये तो लिखा हुआ है, तो फिर कंसोलिडेशन के भी सोल्यूशन सारे लिखे हुए थे, वो क्यों व्हाइट बोर्ड पे कराते थे? नहीं सर वो तो वो था, ये तो ये है, ये तो मैंने घर में भी नहीं लिखना होता, मुझे इधर भी ना लिखवाया करें, पेपर में ही जाके लिखूंगा,
पहली दफा जिंदगी में होते होंगे ना ऐसे लोग, FR2 में मेरे ख्याल से आए होंगे जिंदगी में, उन्होंने पेपर में पहली दफा जाके आईएस 1037 की थ्योरी लिखी होगी, मेरा ख्याल है होंगे ऐसे लोग जिंदगी दुनिया में। लिखना शुरू करें जी। इधर देखें भाई, लिखें क्लेम ऑफ ₹6 मिलियन, क्लेम ऑफ ₹6 मिलियन is agreed या हैज बीन एग्रीड होना चाहिए, पता नहीं, जो भी कर लें, अंग्रेजी सही करा लीजिएगा, मेरे भी थोड़े मसले हैं। क्लेम ऑफ ₹6 मिलियन, कॉन्सेप्चुअल एरर इंशाल्लाह हम नहीं करेंगे, बाकी अंग्रेजी की गलतियां माफ कर दीजिएगा। क्लेम ऑफ ₹6 मिलियन हैज बीन एग्रीड विद द वेंडर सो, अब ये लफ्ज आपने लिखना है, सो एन एसेट ऑफ ₹6 मिलियन विल बी रिकॉर्डेड, अब ये लिखना है, सो एन एसेट ऑफ ₹6 मिलियन विल बी रिकॉर्डेड because it is virtually certain. So an asset of ₹6 million would be recorded as it is virtually certain. चलें, अब थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाएं, रिकॉर्डेड को काट के लिखें रिकॉग्नाइज्ड, ताकि आज के बाद यही लफ्ज यूज हो। लेकिन ये करना लफ्ज तब यूज है जब जनरल एंट्री होगी है, वरना ये लफ्ज यूज नहीं करना। अच्छा, अब एज फॉर एज द रिकवरी ऑफ 2.8 इज कंसर्न्ड, इस तरह भी लिख सकते हैं, या जिस तरह आईके ने लिखा है इस तरह भी लिख सकते हैं। लिखें हाउएवर रिकवरी ऑफ ₹2.8 मिलियन, ब्रैकेट में निकाल आइएगा जिस तरह आईके ने निकाली हुई है। हाउएवर रिकवरी ऑफ ₹2.8 मिलियन अब ये सवाल वाला फिक्रा उठाएं, इज प्रोबेबल टू बी रिसीव्ड, अब यहां से उठाएं, is probable to be received, therefore it will be disclosed, therefore we will disclose, therefore we will disclose a contingent asset अच्छा, अब ना ये बिल्कुल एक नया फिक्रा लिखवा रहा हूं जो कंटिंजेंट एसेट के आगे लिखा करना है। देयरफॉर वी विल डिस्क्लोज अ कंटिंजेंट एसेट, डिस्क्लोज क्या करना होता है वो सुन लें। गिविंग ब्रीफ नेचर ऑफ इवेंट, के हुआ क्या, इंफीरियर क्वालिटी चीजें मिली, गिविंग ब्रीफ नेचर ऑफ इवेंट एंड एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट। एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट का मतलब है यूजर को बता दें अंदाजन 28 लाख और मिल जाएगा। ये कंटिंजेंट लायबिलिटी और कंटिंजेंट एसेट का लफ्ज जब भी आया करेगा उसके आगे ये फिक्रा आपने ऐड किया करना है। गिविंग, इधर देखें, डिस्क्लोज करना क्या है, नेचर और फाइनेंशियल इफेक्ट ना लिखें, बस छोड़ें, इतना याद करेंगे हो जाए ना ऑटोमेटिकली। गिविंग ब्रीफ नेचर ऑफ इवेंट एंड एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट। गिविंग ब्रीफ नेचर ऑफ इवेंट, तो ये है ना कि उसने घटिया क्वालिटी की चीजें दी थी। गिविंग ब्रीफ नेचर ऑफ इवेंट एंड एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट। अच्छा, नेचर ऑफ इवेंट लिख के आनी है या ये मैंने लिखना है कि नेचर यूजर को बताएं? नेचर लिख के नहीं आनी। एक सवाल कराऊंगा 4-5 क्लासों बाद जिसमें नोट बनाएंगे, उसमें फिर नेचर लिख के आएंगे। अभी समझने की कोशिश करें, नेचर लिख के नहीं आनी, क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट नोट बनाना नहीं है, सवाल की रिक्वायरमेंट है हाउ इट शुड बी डेल्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप कहें कि तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नेचर और अमाउंट बताओ यूजर को,
आपने नेचर लिखने दोबारा नहीं बैठ जाना। और रिमेनिंग क्लेम ऑफ लिखें 1.2 मिलियन। रिमेनिंग क्लेम ऑफ रुपीज 1.2 मिलियन। अब सारे अटेंटिव हो जाए इधर। इसके साथ 3 लफ्ज मैं यूज कर सकता हूं, तीनों चलेंगे। इज पॉसिबल का लफ्ज तो मुझे इस सिनेरियो में यूज करना बिल्कुल मुनासिब नहीं लग रहा, क्योंकि किसी ने भी उम्मीद नहीं दिलाई। इज रिमोट लिखना अच्छा है या इज नॉट प्रोबेबल आई कैप ज्यादा लिखता है? नॉट प्रोबेबल, यानी बिल्कुल ही इधर आ जाओ। तो पॉसिबल लिखना तो मुझे बिल्कुल ही अजीब सा लग रहा है, पता नहीं उसने ना लिखा हो, क्योंकि ठीक है पॉसिबल लिख दें। पॉसिबल से थोड़ा सा ये लग रहा है पता नहीं कहां से पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी तो वैसे है नहीं। तो बेहतर है या तो रिमोट लिख दें या नॉट प्रोबेबल। उसने क्या लिखा हुआ है? रुपीज नहीं, रिमोट ज्यादा अच्छा लफ्ज़ है। आई के अपने पॉसिबल स्लैश रिमोट लिखा हुआ है, ये इसको ठीक है पॉसिबल स्लैश रिमोट लिखा, मर्जी यार तेरी, कोई और एग्जामिनर कुछ और लिखाएगा। या इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है? नॉट प्रोबेबल। अच्छा, रिकवरी ऑफ रुपीज 1.2 मिलियन इज नॉट प्रोबेबल। अब ये नहीं लिख के आना देयर फॉर नो एंट्री एंड नो डिस्क्लोजर। अब लिख के आना है देयर फॉर इट विल नॉट बी अकाउंटेड फॉर। नो एंट्री तो देसी अंग्रेजी है। देयर फॉर इट विल नॉट बी अकाउंटेड फॉर एंड नॉर बी डिस्क्लोज्ड। देखें, देयर फॉर इट विल नॉट बी अकाउंटेड फॉर एंड नॉर बी डिस्क्लोज्ड। अच्छा, ये फिक्रे कुछ बोले मेरे साथ। As 6 million is virtually certain to be received, so it will be recorded as a receivable. As 2.8 is probable to be received, so it will be disclosed as a contingent asset, giving brief nature of event and estimate of financial effect. Regarding rupees 1.2 million, it is not probable to be received, therefore के आगे लिखवाएं, therefore it will not be accounted for and nor be disclosed. बोले, it will be recorded as a receivable, it will be disclosed as a contingent asset, it will not be accounted for and nor be disclosed. ये फिक्रे किसी तरह ना घर में याद करने हैं, ये जो 2-3 लिखवाए हैं आपको, ये फिक्रे किसी तरह याद कर लीजिएगा। बार बार रिपीट होंगे इंशाल्लाह ये, लेकिन ये किसी तरह जहन में रखिएगा। फिक्रे आसान है बिल्कुल। चलें, नाउ आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स। एग्जाम्पल 6। आज आपकी अगर और कोई क्लास नहीं है तो 2 सवाल कर लेते हैं, जाइए 28 के कर लें, ख़त्म ना करें, एक एक करके चलें, ऐसे लोड फील होता है। अब आप इस तरफ आ जाएंगे, जिधर चलाओ उधर चल पड़ते हैं। अच्छे लोग हैं आप, अच्छे लोग हैं। जी समझ नहीं आई? ठीक है, बाकी को ऐसे ही गुजार देंगे, ठीक है। लेकिन बस कुछ बच्चों के हालात कुछ माड़े भी होते हैं। कल P2A A2P पे भी कुछ लोगों की चीखें निकल रही थी मुझे एंड पे, तो फिर वो
क्या करें, अब हर किस्म के बच्चे हैं। ठीक है, नई एडजस्टमेंट्स पे टाइम, नई तो नहीं होंगी, यानी कि नए तरीके से अंग्रेजी लिखी होगी, उनको इंशाल्लाह ज़्यादा देख लेंगे। एग्जाम्पल 6, क्वालिटी गवर्नमेंट्स हो गया, पढ़ लिया सारा। शीद मैनू पता लग गया अलहमदुलिल्लाह साढ़े खिलाफ हुए या असी कीता है, थोड़ा थोड़ा पता लगने लग गया मैनू। हमारे खिलाफ हुए तो लाइबिलिटी साइड है फिर। क्वालिटी गारमेंट्स लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। रेडीमेड गारमेंट्स ये होती हैं कि खरीदें और उधर ही ट्राई रूम में पहन के घर आ जाएं, ये होती हैं रेडीमेड गारमेंट्स। ड्यूरिंग मई 2014 में साल ख़त्म होने से 2 महीने पहले कुछ ना कुछ हो ही जाता होता है सवालों में। चलें देखते हैं इस दफ़ा क्या हुआ। एक आग सी लग गई, अंदर या बाहर? अंदर तो आरवेली लगी रहती है, मैं बाहर की गल कर रहा। इस तरह लोगों के ऐसी सोबत में बैठते हैं, अजीब अजीब लोग बातें कर। अ फायर ब्रोक आउट इन वन ऑफ इट्स यूनिट्स, एक आग लग गई है एक फैक्ट्री में, यूनिट्स फैक्ट्रीज होती हैं, विच रिजल्टेड इन डेथ्स एंड सीवियर इंजरीज टू अ नंबर ऑफ वर्कर्स। बहुत से लोगों की डेथ हो गई है और बहुत से लोगों की इंजरी हो गई है और बहुत से लोग हाइब्रिड में मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। बस ये सब साथ साथ ही चल रहा है। अच्छा शुक्रिया, आगे चलें। तो नेक्स्ट इज फैमिलीज ऑफ डिसीज्ड वर्कर। जाहिर बात है डिसीज्ड अगर वर्कर खुद आ जाते तो फिर आप भाग जाते उनको देख के, तो फिर उनकी रूह होती ना, तो उनकी फैमिलीज आई हैं। सवाल बनाने वाला बड़ा अक्लमंद था, शुक्र है ये नहीं लिखा डिसीज्ड वर्कर्स हैव फाइल्ड कंपनसेशन। फैमिली, सॉरी यार हंसने वाली बातें नहीं है ये। फैमिलीज ऑफ सर्टेन डिसीज्ड वर्कर्स हैव फाइल्ड कंपनसेशन क्लेम्स। उन्होंने मांगे हैं, उन्होंने मांगे हैं या हमने मांगे हैं? उन्होंने मांगे हैं, हमसे मांगे हैं, बिल्कुल 6 करोड़ पे। हूं चुप कर गए। 6 करोड़ पे मांगे हैं। गवर्नमेंट वाले भी आ गए, उन्होंने कहा 3.5 करोड़ फिर हमें भी दे देना, इतने बांट रहे हो तो। हमने कहा तुम्हें क्यों दें, क्योंकि तुम्हारे में मसला है। तो 2 पैसे मांगने वाले आ गए, वो लोग कह रहे हैं 60 दो, हुकूमत कह रही है 35 दो। हम भागे भागे गए एतजाज भाई के पास, जानते हो, बाकियों को पता नहीं इसलिए छोड़ो। फिर एडवोकेट है ना एतजाज एहसन शायद नाम है पूरा। तो हम एतजाज भाई के पास गए, उनका ख्याल है कि हमें वुड हैव टू पे। येलो लाइंस पढ़ के मुझे वुड हैव टू पे का मतलब बताएं। येलो लाइंस पढ़ के जल्दी बताएं माय डियर, जल्दी जल्दी जल्दी। प्रोबेबल, पॉसिबल नहीं। वी मे हैव टू पे तो नहीं लिखा हुआ। वुड हैव टू पे किस तरफ जा रहा है? प्रोबेबल की तरफ जा रहा है, पॉसिबल की तरफ जा रहा है या रिमोट की तरफ जा रहा है? वी मे हैव टू पे अगर लिखा होता पॉसिबल। वी विल नॉट पे अल्हम्दुलिल्लाह रिमोट। वी वुड हैव टू पे, जरा देख ढूंढे जरा, वी वुड हैव टू पे। प्रोबेबल हाई चांस है पेमेंट करने का। एस्टिमेट तो दिया हुआ है उसने 20 मिलियन, एस्टिमेट भी दिया हुआ है और पास्ट इवेंट भी हो गया हुआ है। तो इनको 20 देने हैं। ये क्या है 20 और क्या करें इसका? ये 20 प्रोबेबल टू बी पेड है, इसलिए इसकी प्रोविजन रिकॉर्ड करें। ठीक है, तो क्योंकि ये प्रोबेबल है, क्योंकि ये क्या है? प्रोबेबल है, इसलिए इसकी प्रोविजन बनाएंगे। प्रोविजन बनाने का मतलब होता है जर्नल। यार इसका डिस्क्लोज भी करते हैं, लेकिन वो पता नहीं आईकेएफ सॉल्यूशंस में लिख नहीं रहा, क्योंकि इंप्लाइड होता है इसका डिस्क्लोज भी करना, इसलिए खाली हम इसकी प्रोविजन बनाएंगे लिखाया करेंगे। वी विल मेक अ प्रोविजन, प्रोविजन बनाएंगे यानी जर्नल एंट्री करेंगे। एंड 10 मिलियन
पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, ये किसको देनी पड़ेगी? 10 मिलियन रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, हाँ रिस्पेक्टिवली 20 एंड 10। 20 किसको देना है? वर्कर्स के जो डिसीज आए हैं। और पेनल्टी किसने डाली है? फैमिलीज ने कितना मांगा है? 60। और गवर्नमेंट ने कितना जुर्माना लगाया? ठीक है, ये जुर्माना कोई ये नहीं होता कि फिक्स अमाउंट होती है, तो जुर्माना ऐसी सूरतों में गवर्नमेंट एक अंदाजे से लगा देती है, फिर बहस करके हम काम कराते हैं। हम कहते हैं ठीक है यार मान रहे हैं लेकिन काम कर दो। तो 10 के साथ उसने क्या लिखा हुआ है? वुड हैव टू पे। तो इसकी क्या बनाएंगे? प्रोविजन बनाएंगे। बाकी जो रह गया उसको फिर डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अगला पहले पढ़ लें जरा। बोले हमारा नाम बदनाम हो गया। फैक्ट्री में आग लगी ना, हमारा नाम बदनाम हो गया। नहीं, ये बात गलत है। ये फिक्रा ये इसको डिस्करेज करना है हमने इस फिक्रे को। ये तो वैसे किसी ने बना दिया है मुहावरा। टू मेंटेन गुडविल, टू मेंटेन, सोचिएगा ये फिक्रा सही नहीं है। टू मेंटेन गुडविल ऑफ द कंपनी, कंपनी की गुडविल मेंटेन करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज डिसाइडेड द एडिशनल पेमेंट टू फैमिलीज ऑफ डिसीज वर्कर अमाउंटिंग टू 25 मिलियन। कहते हैं जिस वक्त वो वर्कर दे दू के चले जाएंगे तो थोड़े अरसे बाद हम उनको दोबारा बुलाएंगे और इनको 2.5 करोड़ रुपया और इंशाल्लाह हम देंगे गुडविल मेंटेन करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिसीजन हो गया है। डिसीजन ही भी नहीं हुआ, डिसीजन भी नहीं हुआ, अभी तो डिसीजन से भी पहले की बात है। मैंने तो कहा था डिसीजन भी ऑब्लिगेशन नहीं है, ये तो उन्होंने मांगा भी नहीं, ये तो हम वैसे ही दे रहे हैं, ये तो हम वैसे ही दे रहे हैं, तो अपनी खुशी से दे रहे हैं। ठीक है, जैसे आप किसी के मोटरसाइकिल को हिट करें और आप कहें तुम्हारा ये जो बम्पर है और ये सारा नुकसान मैं तुम्हारा बर्दाश्त करने को तैयार हूं, तो आप उससे नुकसान बर्दाश्त करने के बाद जब वो निकलने लगे तो आप सोचें यार मैं जाते हुए इससे ना 1000 रुपये और दे दूंगा, ऐसे जरा खुश हो जाएगा कि यार ये तो 1000 रुपये जाते हुए और दे दूंगा, ताकि आपकी गुडविल रहे। आइंदा कभी आपसे वो शक्ल मिलाए तो कहे यार ये बड़ा शरीफ बंदा था, इसने तो एक्स्ट्रा पैसे मुझे दिए थे। लेकिन ये आप अभी सोच रहे हैं, सोच रहे हैं। बताएं, इन टेंशन, टेंशन वो वाली नहीं, इरादे वाली। इन टेंशंस आर नॉट अनलेस दे आर, जब तक कम्युनिकेट नहीं होगी। ये कहां से, ये तो प्रोबेबल, पॉसिबल, रिमोट से पहले की गेम है कि ये प्रोविजन ही नहीं है। ये तो सिरे से इसकी लाइबिलिटी बुक ही नहीं होनी, क्योंकि इसमें अभी तक कम्युनिकेशन नहीं हुई। तो ये तो वो जो सुबह बात की थी फिल्टर्स फिट करने वाली, और कल बात की थी दरिया को साफ करने वाली, ये तो उस तरह की बात है ना। ये लीगल ऑब्लिगेशन है गुडविल मेंटेन करना, और क्योंकि कम्युनिकेट नहीं हुई इसलिए कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन भी नहीं है। ठीक है मेरे भाई, दीवार के साथ जिन्होंने सर लगाया हुआ है, दीवार गिर सकती है माय डियर, से ना किया करो। जी नहीं, ये तो यार सदा सी बात है ना। जब भी हुकूमत हमारे खिलाफ केस किया करेगी या कोई बंदा हमारे खिलाफ केस किया करेगा, तो लॉयर एंटीसिपेशन को हम एक अच्छा एविडेंस लिया करेंगे, बिकॉज ही इज एन एक्सपर्ट। वो एक एक्सपर्ट है, तो एक्सपर्ट की ओपिनियन को मानेंगे। वुड हैव टू पे का मतलब हम यहाँ पे प्रोविजन लेंगे, एंटीसिपेट का मतलब बिल्कुल यहाँ ये नहीं लेंगे कि वो खाली पुलाव बना रहा है। ठीक है, ही हैज़ एन एक्सपीरियंस्ड, वो एक एक्सपीरियंस बंदा है, उसकी राय मानेंगे। और हल क्या है हमारा इसके खिलाफ। और ऑब्वियसली ऐसी केसेस में प्रैक्टिकली दुनिया में जाके देखिएगा, ये नहीं होता कि वो मुंह खोल के मांगे और हम जो है वो हाथों में पकड़ेंगे उनको पैसे पकड़ा दें। ऐसे नहीं होता दुनिया के अंदर। वो तो मुंह खोल के रज के मांगते हैं, फिर करते करते बात यहाँ पे पहुँचती है। जैसे दुकान पे आप जाते हैं तो अगला कहता है कि यार ये चादर मैंने आपको 5000 की बेचनी है, लेकिन अगला आपको बताता है यार मेरा अंदाजा है कि ये आपको जो है वो 3-3,500 में दे देगा, आप परेशान ना हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एंटीसिपेट कर रहा है। तो कोई, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि बोंगी मार रहा है, वो एक एक्सपर्ट है, उसकी ओपिनियन पे जाएंगे। आई होप आई हैव ट्राइड टू आंसर। ओके,
बाकी का क्या करें? बाकी अच्छा, मेरा दिल ये कह रहा है कि 60 था, अभी 35 को छोड़े ना, एक एक करके डिस्कस करें। 60 में से कितना आपने इधर डाल दिया? मेरा दिल ये कह रहा है कि 40 को इधर डाल दें, क्योंकि जज का फैसला आपके खिलाफ पूरा 60 का भी आ सकता है, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। मुझे वैसे इस सिनेरियो की थीम पढ़ के लग रहा है कि रिमोट में ना डालें। लोगों ने कितने मांगे? 60। मुनासिब नहीं कि एकदम इधर से इधर जम मारें आप। लोगों ने कितने मांगे? 60। लॉयर का पास्ट एक्सपीरियंस की बुनियाद पे ख्याल है कि कितने देने हैं? 20। तो 40 देने का हाई चांस है या लो चांस है? नो चांस में मेरा ख्याल है ना डालें, बेहतर है किधर डाल दें, सॉरी नो चांस में ना डालें, बेहतर है किधर डाल दें? लो चांस में डाल दें। डन। चलें, इसी सवाल से इंशाल्लाह हम अभी जारी रखते हैं। तो इसका लिख लें पर बस, फिर छुट्टी तेरी मेरी दोस्ती। 40 और 15, इसको मैं डरते डरते कांपते कांपते पॉसिबल लिख लूं। सवाल ने वैसे कुछ बताया नहीं हुआ, डरते डरते मैंने आपसे इसको क्या लिख लिया है? पॉसिबल। फिर आई कैप का सोल्यूशन भी कल देख लेंगे, उसने क्या लिखा है वो कर लेंगे, छोटे मोटे इशू चलते रहते हैं, आप कॉन्सेप्ट पे फोकस किया करें। अच्छा जी, लेकिन अच्छी बात है बताया आप लोगों ने। तो पॉसिबल है तो फिर क्या करना है? प्रोविजन बनाएं या डिस्क्लोज करें? डिस्क्लोज करने में एंट्री करनी होती है या कहानी सुनानी होती है? कहानियां सुनाने में आप लोग वैसे ही माशाल्लाह बिल्कुल कोई तजर्बा नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, बेंचमार्क सामने होना तो इंसान फिर पूरी जिंदगी स्ट्रगल करता रहता है, अगर बेंचमार्क सामने ना होना तो स्ट्रगल करना मुश्किल होता है। शायर ने एक शेर कहा था, शायर तो इस दुनिया से जा चुके हैं शायद, ये बात किसी को मालूम नहीं, ये मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। तो ये चैलेंज, ये आपका बेंचमार्क ये होना चाहिए कि साथ वाला आप दोस्त कहें ये तो चलता फिरता कुरान है, यानी देख लो ना इसकी ज़िंदगी में झूठ है, ना ग़ीबत है, ना किसी ने गाली दी, ना इसने कभी सुनी, ना आंखों से गलत देखा, ना कानों से गलत सुना, ना हाथ से कभी मोबाइल पे ऐसा टाइप किया कि अल्लाह नाराज़ हो। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बस फिर ज़िंदगी गुजार दें। दोबारा इंशाल्लाह हम मिलेंगे 1:55 पे। 2 बजे कर लें, 2 बजे कर लें, 2 बजे मिलेंगे, बस जल्दी आ जाना है बस।